सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र नैतिकता, अखंडता एवं योग्यता। चतुर्थ प्रश्न पत्र खंड अ। प्रश्न संख्या 1 ए। भारत में कॉरपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न की मांग। ये प्रश्न भारत में कॉरपोरेट प्रशासन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता की समझ पर आधारित है। इसके लिए सर्वप्रथम कॉरपोरेट शासन को संक्षेप में बताएं। पुनः नैतिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक दक्षता दोनों को परिभाषित करें। दोनों के लिए प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्हें कॉरपोरेट प्रशासन के भारतीय संदर्भ से जोड़ें। उत्तर कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यवसाय नैतिक रूप से तथा उनके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में चलाए जा रहे हैं या नहीं। नैतिक ईमानदारी कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक प्रमुख आयाम है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति या संगठन के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और मानकों के एक समूह के पालन से है। इसमें वो करना शामिल है जो सही और उचित है, चाहे हम पर किसी की नजर हो या न हो। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों और संगठनों को ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। नैतिक ईमानदारी में कॉरपोरेट नेताओं, बोर्ड सदस्यों और कर्मचारियों का नैतिक आचरण, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और संचालन में पारदर्शिता और कंपनी की सफलताओं और विफलताओं दोनों के लिए व्यक्तियों और संगठनों की जवाबदेही और जिम्मेदारी का तय होना, कंपनियों को कानूनों और विनियमों का पालन करना आदि शामिल है। उदाहरण, पिछले एक वर्ष में भारतीय स्टार्टअप्स में कॉरपोरेट प्रशासन की खामियों के कई मामले सामने आए हैं, जो ज्यादातर नैतिक ईमानदारी के विपरीत लालच से संबंधित रहे हैं, जैसे जिलिंगो और भारत पे के बीच का विवाद। वहीं गो मैकेनिक और मोजोकेयर आंकड़ों में हेराफेरी के लिए खबरों में चर्चित रहे। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर का कॉरपोरेट जगत में धोखाधड़ी संबंधी मुद्दे, अदानी एंटरप्राइजेज हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हालिया मामला, ये भारत में कॉरपोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी की मजबूती की मांग करते हैं। व्यावसायिक दक्षता बेहतर ढंग से काम करने और उपलब्ध संसाधनों के साथ अधिकतम उत्पादन से संबंधित है। व्यावसायिक दक्षता से तात्पर्य श्रमिकों और संगठनों की अपनी कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने और संसाधनों के कम उपयोग के साथ अधिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रभावी और उत्पादक तरीके से कार्य करने की क्षमता से है। इसमें कौशल, योग्यता तथा लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता शामिल है। इसके प्रमुख अवयव हैं कंपनी के संचालन और कार्यबल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की योग्यता, वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना और बेहतर संसाधन आवंटन, ठोस निर्णय लेना जिससे कंपनी और उसके हितधारकों को लाभ हो, पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी जैसे कुशल संसाधन उपयोग। उदाहरण, निजी क्षेत्र में टाटा समूह और एचडीएफसी भारत में कॉरपोरेट प्रशासन उत्कृष्टता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। इसके अतिरिक्त इसरो जैसे संगठन भी भारत में व्यावसायिक दक्षता के प्रतिमान हैं, जो चंद्रयान 3 जैसे जटिल मिशन को एक हॉलीवुड की फिल्म के बजट में पूर्ण कर देता है। निष्कर्ष, गांधी जी द्वारा बताए गए 7 पापों में से एक नैतिकता के बिना व्यापार है, अर्थात नैतिकता कॉरपोरेट अभिशासन का आत्म तत्व है, जिसके अभाव में किसी भी व्यापार का विकास संपोषणीय नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 1 बी। संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न की मांग। ये प्रश्न विशेष रूप से समकालीन परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के नैतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की संक्षिप्त व्याख्या के साथ शुरुआत करनी होगी। उसके बाद समकालीन परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के नैतिक पहलू का समर्थन करने के लिए उदाहरण प्रदान करते हुए इसके नैतिक निहितार्थों पर चर्चा जरूरी है। उत्तर। विदेशी सहायता का उद्देश्य प्राप्तकर्ता देश में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए उस देश की अर्थव्यवस्था और रहने की स्थिति में सुधार करना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता का उद्देश्य आवश्यकता प्रदान करते हुए प्राप्तकर्ता देश के लोगों की पीड़ा को कम करना है। इसके बावजूद भी सहायता वितरण और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं में नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती रहती हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कुछ प्रमुख नैतिक विचार। पारदर्शिता और जवाबदेही। वर्ष 2010 में हैती में आए भूकंप के बाद रेड क्रॉस की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण कुप्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इरादा। आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए पाकिस्तान को अमरीकी सहायता, विशेष रूप से अफगान युद्ध के दौरान, संभवतः केवल मानवीय या विकासात्मक इरादों की बजाय व्यापक रणनीतिक हितों से प्रेरित थी। पृष्ठ संख्या 112। संप्रभुता और स्वायत्तता। सीरियाई संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव एजेंसियों ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से काम के बदले नकद कार्यक्रम लागू किया, लेकिन सीरियाई सरकार की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। नैतिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र के सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखती है। दीर्घकालिक प्रभाव। पूर्व में युगांडा को भोजन की कमी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इसने तात्कालिक भूख को संबोधित किया, लेकिन इसने स्थायी खाद्य सुरक्षा में योगदान नहीं दिया। मानवाधिकार और गरिमा। रिपोर्टों से पता चलता है कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, मानव तस्करी, आगजनी और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार जैसे अपराध होते हैं। स्थायी क्षमता निर्माण। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में भूटान का समर्थन किया है। निष्कर्ष। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता अपने आप में विभिन्न नैतिक मुद्दों को शामिल करती है, फिर भी ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 2A। भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न की मांग। ये प्रश्न भ्रष्टाचार के मुद्दे और इसके मूल कारणों पर प्रकाश डालता है। ये समाज में बुनियादी मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए समाधान तलाशता है। भ्रष्टाचार और सामाजिक मूल्यों के अंतर संबंध को संक्षेप में समझाएं। साथ ही व्यावहारिकता और प्रभावशीलता को रेखांकित करते हुए नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने के उपाय सुझाएं। उत्तर। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट धन आचार का संधि है, जिसमें भ्रष्ट बुराई को इंगित करता है और आचार मनुष्य के दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप और व्यवहार को दर्शाता है। अतः जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया जा सकता है, चाहे अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन, अनैतिक रूप से किया हुआ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण, ये सभी भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करते हैं। एक बुरे आचरण से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जो कि व्यक्ति को निरंतर इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। मनुष्य के जीवन में मूल्य। मनुष्य के जन्म के बाद से वो व्यक्तित्व विकास के कई चरणों से गुजरता है। इस विकास प्रक्रिया में उसका व्यवहार जिस मूल स्तंभ पर निर्भर करता है वो उसके जीवन चक्र में अपनाए गए मूल्यों पर आधारित है। एक मजबूत मूल्य प्रणाली चरित्र को परिभाषित करती है और चरित्र उसे विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने की अनुमति देता है। ऐसा आचरण अंततः व्यवहार में बदल जाता है। इसलिए एक मजबूत मूल्य प्रणाली किसी व्यक्ति को मजबूत बनाती है। मूल्यों को मानव आचरण के मानकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानवीय प्राथमिकताओं, विश्वासों और ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज के बुनियादी मूल्य। शांति। इसमें समानता, विनम्रता, आशावाद, ध्यान, धैर्य, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जैसे मूल्य शामिल हैं। सत्य। इसमें निष्पक्षता, ईमानदारी, सटीकता, न्याय, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास जैसे मूल्य शामिल हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसमें शामिल है मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे विचारशीलता, नैतिकता, परोपकार, करुणा आदि। अनुशासन। इसमें दिशा, व्यवस्था, नियमन जैसे मूल्य समाहित हैं। नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने के उपाय। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो नैतिक मूल्यों के उत्थान में सहायक हो सकते हैं। वे हैं पिता, माता और गुरु। परिवार की भूमिका। माता पिता बच्चों के प्राथमिक शिक्षक होते हैं जो प्राथमिक नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों के नैतिक विकास में माता पिता का प्रभाव सर्वाधिक होता है। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि बुद्धि और चरित्र ही शिक्षा का सच्चा लक्ष्य है। नैतिक दर्शन का पाठ्यक्रम और अनुशासन, सामाजिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नवाचार, सामाजिक एकता आदि के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान बच्चों में बुनियादी मूल्यों का उत्थान कर सकते हैं। समाज की भूमिका। इसमें आस पड़ोस, मीडिया, बाजार, सेलिब्रिटी आदि को शामिल किया जा सकता है। मीडिया में सही खबर, खिलाड़ी द्वारा सही आचरण, बाजार द्वारा नैतिकता से संचालित व्यापार, नेताओं और अभिनेताओं द्वारा सही कार्य का समर्थन और गलत का विरोध समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान में काफी सहायक है। निष्कर्ष। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नोलन समिति यूके द्वारा सुझाए गए सार्वजनिक जीवन में मानकों के साथ साथ उपयुक्त उपायों, निस्वार्थता, निष्पक्षता, अखंडता, खुलापन, जवाबदेही, नेतृत्व और ईमानदारी आदि का पालन समाज में भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रश्न संख्या 2 बी। उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न की मांग। प्रश्न कार्यस्थल के 2 व्यवहारों जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर से संबंधित है। इसमें दोनों शब्दों को परिभाषित करना होगा और प्रासंगिक कार्यस्थल उदाहरणों के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना होगा। पृष्ठ संख्या 113। उत्तर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 15 के तहत जबरदस्ती शब्द को समझाया गया है। वहीं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 16 के तहत अनुचित प्रभाव शब्द को समझाया गया है। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों ही कार्यस्थल पर हेरफेर की रणनीतियां हैं जिनका उपयोग किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने हेतु मजबूर करने के लिए किया जा सकता है। जहां जबरदस्ती में किसी से अपनी बात मनवाने के लिए
मौखिक धमकियों या शारीरिक बल का उपयोग शामिल है, वहीं अनुचित प्रभाव में किसी पर नियंत्रण पाने के लिए मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक हेरफेर या अनुनय का उपयोग शामिल है। सामान्य तौर पर जबरदस्ती को अनुचित प्रभाव की तुलना में हेरफेर का अधिक चरम रूप माना जाता है। सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में उपयोग किए जाने पर दोनों को अवैध माना जाता है। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर। इसके संबंध में एक तालिका दी गई है। तालिका के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है आधार, दूसरे कॉलम का शीर्षक है जबरदस्ती व तीसरे कॉलम का शीर्षक है अनुचित प्रभाव। तालिका इस प्रकार है। आधार, अपराध की प्रकृति। जबरदस्ती एक आपराधिक कृत्य है और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाता है। अनुचित प्रभाव गैर कानूनी प्रकृति का, फिर भी आईपीसी के तहत दंडित नहीं किया जाता। आधार, कृत्य का स्वरूप। जबरदस्ती में कर्मचारियों को ये बताना शामिल है कि क्या करना है और यदि कर्मचारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सजा दी जाती है। अनुचित प्रभाव ये उस प्रभाव को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा के अलावा या परिणामों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आधार, कार्य की विधि। जबरदस्ती शारीरिक बल या मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रयोग। अनुचित प्रभाव नैतिक बल या मानसिक दबाव। आधार, साबित करने का भार। जबरदस्ती सबूत का भार पीड़ित पक्ष पर होता है। अनुचित प्रभाव सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो प्रभुत्व रखने की स्थिति में होता है। आधार, उदाहरण, जबरदस्ती ए बी को मारने की धमकी देता है यदि सी उसे अपनी संपत्ति नहीं बेचता है। यहाँ ए सी को मजबूर कर रहा होता है। अनुचित प्रभाव एक शिक्षक अपने छात्रा को अंतिम परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के बदले में बहुत कम कीमत पर अपनी कार बेचने के लिए कहता है। तालिका समाप्त। निष्कर्ष। पहली नजर में शब्द जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव एक दूसरे की जगह प्रयोग करने वाले लगते हैं। ये इस तथ्य के कारण है कि वे दोनों एक प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं जो संविदा के मूल आधार के खिलाफ जाता है, यानी एक संविदा में शामिल पक्षों की स्वतंत्र सहमति। निष्कर्ष निकालने के लिए ये कहा जा सकता है कि जबरदस्ती में बल का प्रयोग शामिल है, जबकि अनुचित प्रभाव मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम है। एक बात जो स्पष्ट है वो ये है कि दोनों ही मामलों में स्वतंत्र सहमति न होने की स्थिति में संविदा के परिणाम शून्यकरणीय हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3A। महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है? 1. दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महात्मा गांधी। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर। महात्मा गांधी का उपर्युक्त उद्धरण धार्मिक अनुष्ठानों या समारोहों की तुलना में दयालुता के छोटे कार्यों के गहरे प्रभाव पर जोर देता है। दयालुता को आमतौर पर मिलनसार, विचारशील और उदार होने के गुण के रूप में माना जाता है। एक दयालु व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है और नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचता है। दूसरों को स्नेह, सहानुभूति आदि देना एक दयालु व्यक्ति के गुण हैं। गांधी जी दयालुता को प्रार्थना में झुकने वाले हजारों सिरों से अधिक शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि एक दयालु कार्य के लिए शारीरिक भागीदारी की आवश्यकता होती है और प्रार्थना के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दया की वर्तमान प्रासंगिकता दूसरों को प्रोत्साहित करता है। दयालुता के कार्य दूसरों को उन अच्छे कार्यों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। उदाहरण, अपने माता पिता के लिए एक अवांछित संतान होने के कारण पद्मश्री सिंधुताई सपकाल ने खुद को
अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए समर्पित कर दिया। सबका कल्याण। उदाहरण, दिल्ली में कूड़ा बीनने वाली प्रतिमा देवी लगभग 200 आवारा कुत्तों की देखभाल करती है, जिससे ये साबित होता है कि दयालुता के छोटे छोटे कार्यों के लिए पैसे से ज्यादा दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। तृप्ति की भावना। गांधी जी ने कहा कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों की सेवा में खो जाना है। उदाहरण, मुंबई के लिए कुछ भी करेगा स्पिरिट ऑफ प्रोजेक्ट मुंबई के स्वयंसेवक एक नया दृष्टिकोण देता है। दयालुता प्रदर्शित करने से व्यक्ति की सहानुभूति की क्षमता बढ़ती है और उन्हें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने में सक्षम बनाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये रक्तचाप और तनाव दोनों को कम कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गतिहीन जीवन शैली के हानिकारक प्रभावों का सामना करते हुए समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। संपोषणीय विकास। दयालुता की भावना लालच को खत्म कर संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने में सहायक होती है। युद्ध की समाप्ति। दया की भावना विश्व में शांति के मार्ग को खोलती है और युद्ध जैसे मानव त्रासदी को रोकने में सहायक है। निष्कर्ष। इस प्रकार संक्षेप में दयालुता लोगों को अपने धार्मिक और व्यक्तिगत विश्वासों और मूल्यों को सार्थक कार्यों में बदलने के लिए कहती है, जो दूसरों का उत्थान और समर्थन करते हैं। पृष्ठ संख्या 114। प्रश्न संख्या 3B। लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये वक्तव्य महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जो ये बताता है कि कैसे एक जागृत महिला लोगों को जागरूक करते हुए परिवार, गांव और देश के विकास को तीव्र करने में सहायक है। एक अफ्रीकी कहावत भी इसी वक्तव्य से मिलता जुलता है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागृत महिला की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं, उनकी कम उम्र में शादी होने की संभावना कम होती है और वे स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने की अधिक संभावना रखती हैं। वे अधिक आय अर्जित करती हैं, उन निर्णयों में भाग लेती हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और अपने परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं। परिवार, गांव और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। परिवार सामाजिक एकजुटता और एकीकरण तथा परिवार के पोषण और स्वास्थ्य के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक बच्चे का भविष्य स्वास्थ्य जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान उचित पोषण पर निर्भर करता है। यहाँ सशक्त महिलाएं न केवल बच्चे के स्वास्थ्य बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और पोषण का भी ख्याल रख सकती हैं। गांव केरल के कुदुम्बश्री SSG कार्यक्रम के माध्यम से केरल के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भारत के कई गांवों आर्थिक विकास के लिए सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित घरेलू उद्योगों पर आश्रित हैं। राष्ट्रीय स्तर। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। IMF की पूर्व MD क्रिस्टीना लैगार्ड के अनुसार भारतीय महिलाओं को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लाभों से भारत की GDP में 27% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सामाजिक जागृति। अरुणा रॉय जैसी सामाजिक कार्यकर्ता भारत में कई तरह के अधिकार संबंधित आंदोलन से जुड़ी रही हैं, जैसे सूचना का अधिकार, कार्य का अधिकार आदि। आर्थिक सशक्तिकरण। भारत में कई महिलाएं पारिवारिक आय में योगदान दे रही हैं और देश की GDP में भी योगदान दे रही हैं।
पूर्व अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अपनी आय का 90% तक अपने परिवार में पुनः निवेश करती हैं, जबकि पुरुष केवल 30 से 40% ही निवेश करते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने महिला क्षमता से जुड़ी सांस्कृतिक वर्जनाओं को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत पाक युद्ध, यूएसएसआर के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करके द्विध्रुवीय दुनिया को संतुलित करना आदि जैसे कठोर निर्णय लिए। निष्कर्ष, आप किसी देश की महिलाओं की स्थिति देखकर उस देश की प्रगति का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। इसलिए उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करना महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3C। किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी वो निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो वो प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आएगा। स्वामी विवेकानंद। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, घृणा मनुष्य की एक मनोभावना है। इसे मन या मस्तिष्क का दोष भी कह सकते हैं। घृणा की उत्पत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति से पैदा होती है और मनुष्य में प्रवृत्ति इस प्रकृति के 3 गुणों से बनती है। ये 3 गुण हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हर मनुष्य में ये 3 गुण विद्यमान होते हैं। बस कोई गुण कम तो कोई ज्यादा होता है और उसी के हिसाब से उसकी प्रवृत्ति बनती है। वही प्रेम किसी व्यक्ति, गतिविधि, किसी भी जीवित और निर्जीव वस्तु के प्रति गहरे स्नेह की तीव्र भावना है। स्वामी विवेकानंद का ये वक्तव्य गीता के कर्मवाद से प्रभावित है, जिसके अनुसार जैसा बो वैसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। विश्व और निजी जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घृणा फैलाने वाले लोग स्वतः इसका शिकार हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हिटलर इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी सत्ता झूठ और घृणा पर टिकी थी, जिसने जर्मनी ही नहीं संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया और खुद भी उस युद्ध का शिकार हो गया। वहीं मौर्य सम्राट अशोक युद्ध से बाहर निकलकर प्रेम और शांति का मार्ग चुनता है, जिसको आज भी विश्व भर में प्रेम और शांति स्थापना हेतु एक उदाहरण माना जाता है। आज यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध घृणा की ही देन है, जो दोनों देशों के लिए निरंतर पतन का कारण बन रहा है। निष्कर्ष, घृणा जीवन को पंगु बना देती है, प्रेम इसे मुक्त कर देता है। घृणा जीवन को भ्रमित करती है, प्रेम इसे सामंजस्यपूर्ण बनाता है। घृणा जीवन को अंधकारमय कर देती है, प्रेम उसे रोशन कर देता है। घृणा के स्थान पर प्रेम का चुनाव दुनिया को शांति, समृद्धि और प्रगति के सुखद चक्र में डाल सकता है। प्रश्न संख्या 4A। सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वो निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका EQ की विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएं जो पारंपरिक IQ परीक्षणों से मापी जाती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न की मांग। ये प्रश्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित है, इसलिए सर्वप्रथम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें। पुनः इसकी तुलना बुद्धिलब्धता से करते हुए किसी व्यक्ति की सफलता में इसके महत्व की चर्चा करें। उत्तर भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी IQ शब्द 1990 में 2 शोधकर्ताओं जॉन मेयर और पीटर सलोवी द्वारा गढ़ा गया था। हालांकि ये 1996 में डैनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ से लोकप्रिय हुआ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और उन्हें अपने कार्यों और सोच को सही तरीके से निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
वहीं बुद्धि लब्धता यानी IQ किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए कई मानकीकृत परीक्षणों में से एक से प्राप्त स्कोर है। पृष्ठ संख्या 115। IQ दृश्य और स्थानिक प्रसंस्करण, दुनिया का ज्ञान, तरल तर्क, कार्यशील स्मृति और अल्पकालिक स्मृति और मात्रात्मक तर्क जैसी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। डेनियल गोलमैन का ये दावा बिल्कुल सही है कि आज के विश्व में सफलता, चरित्र, खुशी और आजीवन उपलब्धियों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ सबसे महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पारंपरिक IQ परीक्षणों द्वारा मापी गई संज्ञानात्मक क्षमताओं के महत्व को पार कर जाती है। सफलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ सफलता के महत्व में IQ से आगे निकल जाती है, क्योंकि ये सहयोग, नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देती है। EQ नैतिक नेतृत्व को सक्षम बनाता है, टीम वर्क और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, उच्च EQ के लिए जाने वाले स्टीव जॉब्स ने अपने सहानुभूतिपूर्ण डिजाइन दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक सफलता को प्रभावित करते हुए एप्पल जैसे विश्व की अग्रणी कंपनी स्थापित कर दी थी, जबकि विजय माल्या, सुब्रतो रॉय आदि उच्च IQ वाले जैसे कई व्यवसायी असफल हो गए क्योंकि उनके पास EQ की कमी थी। चरित्र, EQ चरित्र विकास के लिए अधिक महत्व रखता है, क्योंकि ये सहानुभूति, अखंडता और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा, चरित्र को अनुनय का लगभग सबसे प्रभावी साधन कहा जा सकता है। उच्च EQ वाले व्यक्ति नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अपनी बातचीत में विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी की उच्च EQ ने उन्हें लोगों की पीड़ा से जुड़ने में सक्षम बनाया। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अहिंसक आंदोलन का मार्गदर्शन किया। ये प्रदर्शित किया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता महान चरित्र और नैतिक कार्यों को रेखांकित करती है। नेतृत्व और टीम वर्क, सफल नेतृत्व केवल संज्ञानात्मक कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें प्रभावी संचार, टीम की गतिशीलता को समझना और दूसरों को प्रेरित करना भी शामिल है। उच्च EQ नेताओं में निहित गुण, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का परिवर्तनकारी नेतृत्व भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निहित था, क्योंकि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जटिल भावनाओं का समाधान किया था। आजीवन उपलब्धियां, आजीवन उपलब्धियां अक्सर दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और असफलताओं से सीखने की क्षमता पर निर्भर करती हैं। EQ व्यक्तियों को असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करके इन गुणों को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, व्यक्ति की सफलता में IQ निसंदेह मूल्यवान है, परंतु EQ आज के विश्व में तेजी से बदल रही तनावपूर्ण कार्यप्रणाली और पारिवारिक संबंधों को संतुलित करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक व्यक्तिगत कौशल है। प्रश्न संख्या 4B, नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, नैतिक निर्णय लेने में दो मौलिक दृष्टिकोण शामिल हैं, जिन्हें नैतिक अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क कहा जाता है। ये दृष्टिकोण अलग अलग हैं, फिर भी अक्सर नैतिक निर्णयों में आपस में जुड़ी हुई है और नैतिक व्यवहार को समझने के लिए इनके बीच अंतर को जानना आवश्यक है। दोनों प्रक्रियाएं नैतिक निर्णय लेने में योगदान देती हैं, लेकिन वे गतिशीलता, भावनात्मक भागीदारी, जागरूकता, अनुकूलनशीलता और तर्क पर निर्भरता से भिन्न होती हैं। नैतिक अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क के बीच अंतर। नैतिक अंतर्ज्ञान, नैतिक अंतर्ज्ञान में सचेत विचार विमर्श के बिना नैतिक दुविधाओं के लिए तत्काल अंतरस्तरीय प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। ये गहराई में निहित नैतिक मूल्यों और भावनाओं पर निर्भर करता है। जैसे चौरी चौरा में हिंसा के कारण गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नैतिक तर्क,
दूसरी ओर नैतिक तर्क में नैतिक विकल्पों का सचेत और तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल होता है। इसमें नैतिक निर्णय पर पहुंचने के लिए तार्किकता और सिद्धांतों का उपयोग होता है, जैसे किसी नैतिक मुद्दे में लाभ हानि की तुलना के बाद ईमानदार होने का निर्णय लेना। नैतिक अंतर्ज्ञान, इसमें निर्णय त्वरित होता है और ज्यादा तर्क वितर्क की संभावना नहीं होती। जैसे बिहार में पश्चिम चंपारण के मास्टर धीरज कुमार, जिन्हें 2022 का बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने छोटे भाई को मगरमच्छ के हमले से बचाया था। नैतिक तर्क, इसमें उच्च स्तर की जागरूकता शामिल है, क्योंकि व्यक्ति सक्रिय रूप से नैतिक विकल्पों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में संलग्न रहता है। जैसे आर्मस्ट्रांग पेम एक नागा आईएएस अधिकारी के प्रयासों से सरकार की वित्तीय सहायता के बिना मणिपुर, नागालैंड और असम को जोड़ने वाली 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना। नैतिक अंतर्ज्ञान, इसमें निर्णय लेने की न्यूनतम सचेत जागरूकता होती है। जैसे पटना से उड़ान भरने के बाद विमान के एक इंजन में आग लगने पर कैप्टन मोनिका खन्ना ने आपातकालीन लैंडिंग कराकर यात्रियों की जान बचाई। नैतिक तर्क, ये प्रक्रिया धीमी है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने से पहले नैतिक सिद्धांतों और संभावित परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसे सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए जाने वाले निर्णय। निष्कर्ष, नैतिक निर्णय लेने में नैतिक अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क अलग अलग भूमिका निभाते हैं, जबकि नैतिक अंतर्ज्ञान त्वरित, भावना प्रेरित प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। नैतिक तर्क में विचारशील विश्लेषण शामिल होता है। दोनों प्रक्रियाएं मानव नैतिकता के जटिल ताने बाने में योगदान करती हैं, विभिन्न स्थितियों में अद्वितीय दृष्टिकोण पेश करती हैं। पृष्ठ संख्या 116। प्रश्न संख्या 5A, क्या नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में कानूनों, नियमों और विनियमों की तुलना में अंतरात्मा अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, महात्मा गांधी ने का एक प्रसिद्ध कथन है कि न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत अंतरात्मा की अदालत है। ये अन्य सभी अदालतों का स्थान लेती है। किसी संस्थान या किसी सिविल सेवक या फिर किसी मनुष्य के समक्ष कार्यस्थल पर कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उसे नैतिक रूप से सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। नैतिक मार्गदर्शन के अभाव के कारण इस प्रकार की स्थिति में सिविल सेवक कई बार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में निर्णय लेने के लिए नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों में शामिल हैं कानून, नियमों, विनियमों के अलावा अंतरात्मा की आवाज। अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा। नैतिक रूप से साहसी विकल्प। उदाहरण के लिए ऑस्कर शिंडलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर 1000 से अधिक यहूदी शरणार्थियों को अपनी फैक्ट्रियों में नियोजित करके बचाया। जटिल स्थितियों का विश्लेषण। अंतरात्मा हमें जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने में मदद करता है। उदाहरण, नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अमल करते हुए एडवर्ड स्नोडेन ने सरकारी जन निगरानी कार्यक्रमों को उजागर किया। हितों के टकराव से बचना। उदाहरण के लिए रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने अपनी अंतरात्मा से मार्गदर्शन लेते हुए मेल मिलाप और व्यापक भलाई को प्राथमिकता दी, जिसने सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखने में सहायता की। विवेक की विषय परकता। अंतरात्मा हमारे व्यक्तिगत मूल्यों और मान्यताओं से प्रभावित होती है। उदाहरण, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने ईसाई धर्म और न्याय में विश्वास से प्रेरित होकर नागरिक अधिकारों और अहिंसक विरोध की वकालत की। विविध परिप्रेक्ष्य।
उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन और बर्ट्रेड रसेल ने परमाणु हथियारों के खिलाफ कर्तव्यनिष्ठ रुख अपनाया, जबकि अन्यों ने शीत युद्ध के दौरान उनकी आवश्यकता के लिए तर्क दिया। हालांकि कानून, नियम और विनियम नैतिक निर्णय लेने में विवेक के पूरक हैं। निष्कर्ष: अंतरात्मा किसी व्यक्ति की सही और गलत की नैतिक समझ के साथ साथ उसके कार्यों की चेतना को भी इंगित करता है। लोकहित के कार्य करने के लिए या फिर किसी सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का बेहतर एवं निष्पक्षपूर्ण निर्वहन करने में अंतरात्मा की आवाज का अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। ये मनुष्य का एक विशेष व्यवहार है जो जनहित के कार्य में किसी सिविल सेवक को निर्णय या न्याय करने हेतु व्यवहारिक प्रतिरूपों से जोड़ने का कार्य करता है। अतः अंतरात्मा की आवाज द्वारा सही एवं गलत मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 5B। सत्यनिष्ठा शासन की प्रभावी प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर: नैतिक सिद्धांतों और नैतिकता की व्यापक समझ रखना सत्यनिष्ठा का गुण है। ईमानदारी, नैतिकता और अखंडता सत्यनिष्ठा के गुण हैं। ये उस नैतिक आचरण को संदर्भित करता है जो मानवीय मूल्यों का सम्मान करता है और निष्पक्षता, जवाबदेही और खुलेपन की गारंटी देता है, जो सभी लोगों के बीच विश्वास को प्रेरित करते हैं और शासन की प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। शासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की आवश्यकता। शासन में सत्यनिष्ठा की गारंटी के लिए भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति एक मूलभूत आवश्यकता है। शासन में सत्यनिष्ठा वो शब्द है जिसका उपयोग शासन प्रक्रिया के अंदर मजबूत नैतिक मानदंडों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ईमानदारी, जवाबदेही, अखंडता, करुणा और अन्य सकारात्मक लक्षण उत्कृष्ट शासन के लिए सत्यनिष्ठ सुनिश्चित करते हैं। शासन में विश्वास। सार्वजनिक व्यवहार में सत्यनिष्ठा नागरिकों का सरकार में विश्वास बढ़ाती है। उदाहरण के लिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का सफल कार्यान्वयन नागरिकों को पारदर्शिता प्राप्त करने का अधिकार देता है और ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारी ईमानदार बने रहें। संसाधनों का कुशल उपयोग। सत्यनिष्ठा ये सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। भारत में आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का उद्देश्य रिसाव को कम करना और ये सुनिश्चित करना है ताकि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। निवेश आकर्षित करना। सत्यनिष्ठा की विशेषता वाली प्रणाली विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है क्योंकि निवेशकों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण प्राप्त होता है। सामाजिक आर्थिक विकास। सत्यनिष्ठा ये सुनिश्चित करती है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई योजनाएं उनके इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना या जन धन योजना जैसे कार्यक्रम जिनका लक्ष्य क्रमशः सभी के लिए आवास और वित्तीय समावेशन प्रदान करना है, अपने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों की ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। नैतिक मानक स्थापित करना। शासन में सत्यनिष्ठा बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक नैतिक मानक स्थापित करती है। ये नागरिकों में जिम्मेदारी और नैतिक व्यवहार की भावना पैदा करता है। निष्कर्ष: सत्यनिष्ठा सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि किसी भी शासन प्रणाली के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। ईमानदारी पर आधारित प्रशासन एक न्याय संगत, पारदर्शी और कुशल प्रणाली सुनिश्चित करता है जो सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावी ढंग से चला सकता है। प्रश्न संख्या 6A। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक एक महान कवि, एक प्रख्यात दार्शनिक, एक उल्लेखनीय मानवतावादी और एक अग्रणी समाज सुधारक थे।
उनका जीवन और शिक्षाएं 21वीं सदी में भी मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। पृष्ठ संख्या 117। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं और उनकी प्रासंगिकता। ईश्वर की एकता। गुरु नानक एक सर्वव्यापी और निराकार ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते थे। प्रासंगिकता। धार्मिक मान्यताओं पर विभाजित दुनिया में गुरु नानक की शिक्षा एक प्रकाश स्तंभ हो सकती है, जो सभी धार्मिक प्रथाओं के अंतर्निहित सामान्य सार और एकता पर जोर देती है। समानता। उन्होंने जाति, पंथ और लिंग की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों की समानता का उपदेश दिया। प्रासंगिकता। उनकी शिक्षाएं भेदभाव के खिलाफ समकालीन संघर्षों, समावेशिता को बढ़ावा देने और सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने से मेल खाती हैं। ईमानदार पूर्ण जीवन जीना और दूसरों के साथ साझा करना। किरत करो और वंड छको के नाम से मशहूर उन्होंने ईमानदार श्रम और अपनी कमाई को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करने के महत्व पर जोर दिया। प्रासंगिकता। ये सिद्धांत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सेवा जैसी आधुनिक अवधारणाओं के साथ का आधार है, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण पर जोर देता है। नाम जपना। धार्मिक जीवन जीने के लिए भगवान के नाम और गुणों को याद करना। प्रासंगिकता। समकालीन जीवन की उथल पुथल के बीच आध्यात्मिकता कई लोगों को सांत्वना, शांति और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। साथ ही योग और ध्यान तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सामुदायिक सेवा। गुरु नानक ने लंगर की अवधारणा पेश की, एक सामुदायिक रसोई जो सभी को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। प्रासंगिकता। सामुदायिक रसोई, गैर सरकारी संगठन और भोजन वितरण अभियान आज इस सिद्धांत को अपनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी भूखा ना सोए। निष्कर्ष। गुरु नानक की शिक्षाएं सहिष्णुता, समानता, सामाजिक न्याय, सेवा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर समकालीन विश्व में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखती हैं। वे करुणा, एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हुए आधुनिक युग की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तियों और समाजों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 6B। सामाजिक पूंजी की व्याख्या करें। ये सुशासन में कैसे वृद्धि करती है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर। सामाजिक पूंजी अपनेपन की भावना और सोशल नेटवर्किंग का ठोस अनुभव है, जो लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। इसमें विश्वास, आपसी समझ, साझा मूल्य और व्यवहार शामिल हैं, जो एक समुदाय के सदस्यों को एक साथ बांधते हैं और सहकारी कार्रवाई को संभव बनाते हैं। इस तरह की बातचीत लोगों को समुदाय बनाने, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होने और सामाजिक ताना बाना बुनने में सक्षम बनाती है। वे तरीके जिनसे सामाजिक पूंजी सुशासन बढ़ावा देती है। विश्वास और वैधता को बढ़ावा देना। सामाजिक पूंजी व्यक्तियों और संस्थानों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है। इससे सरकारी निर्णयों के वैध होने की धारणा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कानूनों और विनियमों का अनुपालन बढ़ता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। व्यक्तियों और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करके एकीकृत समाजों में लोग सहयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, जो प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है। जवाबदेही सुनिश्चित करना। सरकार की जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक पूंजी प्रदर्शन को प्रभावित करती है। विश्वास और नागरिकता मानसिकता वाला रवैया राजनीतिक भागीदारी के स्तर और चरित्र को प्रभावित करके, किराए की मांग को कम करके और सार्वजनिक रुचि वाले व्यवहार को बढ़ाकर सरकारी प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अभिसरण। सामाजिक पूंजी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न खिलाड़ियों के बीच अभिसरण ला सकती है। विकसित क्षेत्रों में राजनीतिक नेता विरोधियों के विचारों से समझौता करने के अधिक इच्छुक हैं, जहां विश्वास और
पारस्परिकता के मानदंड मजबूत होते हैं, वहां विरोधी पक्षों के एक साथ बैठने और अपने विवादों को सुलझाने की अधिक संभावना होती है। नीति निर्माण, समुदाय और राज्य की समस्याओं और चुनौतियों के जवाब में ये संस्थान नीति निर्माण में अधिक नवाचार और लचीलापन लाते हैं और समाधान प्रदान करते हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण, यदि सामाजिक नेटवर्क समूह संचालन में है और वे आम मुद्दों पर लोगों को संगठित करते हैं, तो सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रशासित किया जा सकता है। निष्कर्ष, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सामाजिक पूंजी संस्थानों की सामूहिक भागीदारी से विकास कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन होता है, जैसे सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह। सामाजिक पूंजी सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये समुदायों के भीतर विश्वास, सहयोग, जवाबदेही और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। ये व्यक्तियों और समुदायों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे अंततः समाज के सभी स्तरों पर अधिक उत्तरदायी, न्याय संगत और प्रभावी शासन होता है। खंड बी, प्रश्न संख्या 7। कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपकी नजदीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि उनके पिताजी दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। उसने आपको ये भी बताया कि उसके पास बोर्ड बीमा नहीं है और ऑपरेशन की कीमत लगभग ₹10 लाख होगी। आप ये भी जानते हैं कि उसके पति नहीं रहे और वो निम्न मध्यम वर्ग परिवार से है। आप उसके हालात से सहानुभूति रखते हैं। हालांकि सहानुभूति के अलावा आपके पास रकम देने के लिए संसाधन नहीं है। कुछ सप्ताह बाद आप उसके पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते हैं और वो आपको उनके ऑपरेशन की सफलता के बारे में सूचित करती है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। फिर उसने आपको गुप्त रूप से बताया कि बैंक परिसर इतने दयालु थे कि उन्होंने ₹10 लाख किसी के निष्क्रिय खाते से ऑपरेशन के लिए जारी कर दिए, इस वायदे के साथ कि वो गोपनीय होना चाहिए और जल्द से जल्द चुकाया जाए। उसने पहले ही रकम चुकाना शुरू कर दिया है और जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाती तब तक वो रकम भरती रहेगी। ए, इसमें कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? बी, नैतिकता के नजरिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। सी, इस हालात में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। पृष्ठ संख्या 118। उत्तर, ये केस स्टडी का एक संवेदनशील नैतिक परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें घनिष्ठ मित्रता, मानव जीवन के प्रति वफादारी और सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदाचार शामिल है। चूंकि इस मुद्दे में बैंक प्रबंधक और सहकर्मी धन हस्तांतरित करने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करने में शामिल थे, ये संगठनात्मक मूल्यों और कार्य नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। ए, मामले में शामिल नैतिक मुद्दे। रिश्तों के प्रति वफादारी बनाम सच्चाई और ईमानदारी। कई वर्षों तक एक ईमानदार कर्मचारी होने के नाते आपको अपने मित्र के प्रति अपनी वफादारी को अपने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के मुकाबले तोलना होगा। उचित साध्य बनाम गलत साधन। यद्यपि आपके मित्र को अपने पिता की सर्जरी के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन उस धन को प्राप्त करने के साधन अनैतिक थे। पारिवारिक जिम्मेदारी बनाम दुराचार। अपने पिता की जान बचाने की सहकर्मी की जिम्मेदारी ने उसे दुराचार में लिप्त होने के लिए प्रेरित किया। अधिकार का दुरुपयोग बैंक प्रबंधक द्वारा। निष्पक्षता और समानता। वस्तुनिष्ठता बनाम करुणा। व्यावसायिक जिम्मेदारी बैंक ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखने की बनाम नैतिक कर्तव्य मानव जीवन को बचाने के लिए संकटग्रस्त सहकर्मी की मदद करना। बी, नैतिक दृष्टि से बैंक मैनेजर का व्यवहार। बैंक मैनेजर के व्यवहार में गुण और अवगुण दोनों शामिल होते हैं। एक ओर इससे कर्मचारी को अपने पिता की जान बचाने में
मदद मिली, दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप अनैतिक आचरण भी हुआ। सी, इस क्रिया पर मेरी प्रतिक्रिया या कार्यवाही इस प्रकार होगी। अपने मित्र को उसके गलत काम के बारे में बताना और उसे उसके सत्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं अपने दोस्त से जल्द पैसे लौटाने और भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करने के लिए कहूंगा। मैं बैंक प्रबंधक को अपने कार्यालय की अखंडता बनाए रखने और आपात स्थिति में कर्मचारियों की मदद के वैकल्पिक तरीके तलाशने के लिए मनाने की भी कोशिश करूंगा। उसके कार्य के गुण और दोष इस प्रकार हैं। गुण: सहानुभूति और करुणा, आपातकाल के समय आवश्यक राशि जारी करने की सुविधा प्रदान करके। दोष: अधिकार का दुरुपयोग, निष्क्रिय खाते से धन राशि जारी करके। गुण: साध्य को उचित ठहराना, टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण, उस पैसे से सफल सर्जरी और समय पर इलाज। दोष: नियमों और विनियमों का उल्लंघन, बैंक प्रबंधक होने के नाते उसे संगठनात्मक नियमों का पालन करना होगा। गुण: नैतिक कर्तव्य, सहकर्मी की मदद करना और किसी इंसान की जान बचाना। दोष: सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के विरुद्ध, बैंक प्रबंधक का आचरण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मूल मूल्यों के विरुद्ध था। गुण: सीमित कानूनी और व्यक्तिगत जोखिम, चूंकि खाता निष्क्रिय था और कर्मचारी कार्यों को गोपनीय रखने के लिए सहमत हुआ। दोष: पारदर्शिता और जवाबदेही के विरुद्ध, एक बैंक प्रबंधक होने के नाते प्रबंधक खाताधारकों के प्रति जवाबदेह होता है। खाते से पैसे ट्रांसफर करना अनैतिक और पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ था। गुण: कर्मचारी के साथ संबंध, बैंक प्रबंधक के व्यवहार के परिणाम स्वरूप प्रबंधक के प्रति सद्भावना का विकास हुआ। दोष: दीर्घकालिक प्रभाव, इससे ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति हो सकती है और किसी भी अवांछित परिणाम से संज्ञानात्मक असंगति हो सकती है। निष्कर्ष: लोक सेवकों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता के पेशेवर मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी अनैतिक आचरण के मामले में सरकारी संस्थानों में आम जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सही कारण के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8। उत्तरकाशी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी बस्ती में 20 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि में एक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन मूसलाधार बारिश के कारण हुआ और नतीजतन जानमाल की हानि बड़े पैमाने पर हुई। आप उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते डॉक्टरों के दल, एनजीओ, मीडिया और पुलिस के साथ बहुत से सहायक स्टाफ को लेकर घटनास्थल पर बचाव अभियान के लिए तुरंत पहुंचे। एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की अत्यावश्यक चिकित्सा सहायता के लिए आपके पास भागता हुआ आया, जो प्रसव में है और उन्हें रक्त रिसाव हो रहा है। आपने अपने चिकित्सक दल को उसकी पत्नी की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने वापस आकर आपको बताया कि उस औरत को तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता है। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि कुछ रक्त संग्रह बैग और रक्त समूह परीक्षण किट एम्बुलेंस में आपकी टीम के पास मौजूद हैं। आपकी टीम के कुछ सदस्य स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। एम्स से स्नातक चिकित्सक होने के नाते आप जानते हैं कि खून चढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त के इंतजाम की आवश्यकता है। आपकी टीम के सदस्य इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कुछ खून चढ़ाने के हक में हैं, जबकि कुछ इसके विरोध में हैं। यदि उन्हें खून चढ़ाने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा तो टीम में डॉक्टर प्रसव कराने के लिए तैयार हैं। अब आप दुविधा में हैं। आपका पेशेवर प्रशिक्षण मानवता और लोगों का जीवन बचाने को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। ए, इस मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? बी, क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर:
ये केस स्टडी एक चिकित्सक होने के नाते पेशेवर नैतिकता का पालन करते हुए एक ही समय में किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के एक सिविल सेवक के नैतिक कर्तव्य के हितों के टकराव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मामले में शामिल नैतिक मुद्दे: व्यावसायिक आचरण बनाम सहानुभूति, कर्तव्य बनाम नैतिकता, मानव जीवन बनाम कानूनी प्रक्रियाएं, मूल्यों का संघर्ष, वस्तुनिष्ठता बनाम करुणा, परस्पर विरोधी पेशेवर कर्तव्य, एक जिला मजिस्ट्रेट और एक चिकित्सक के रूप में, टीम में असहमति। पृष्ठ संख्या 119। बी, जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर विभिन्न विकल्पों की उपलब्धता, रक्त आदान की अनुमति देना और डॉक्टरों को दंडित न करना। गुण: जीवन के मूल्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना और सहानुभूति, करुणा और मानवता दिखाना। प्रशिक्षण में सिखाए गए मूल्यों को लागू करना, जैसी मानवता की सेवा को प्राथमिकता देना और व्यक्तियों के जीवन को सही मायने में बचाना। नैतिकता के दूरदर्शी दृष्टिकोण को लागू करना, वे कार्य नैतिक हैं जो सही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, रक्तदाता। दोष: चिकित्सक की पेशेवर नैतिकता को पीछे छोड़ना, कानूनी बाध्यताओं और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है। स्वयं के साथ साथ दूसरों के व्यावसायिक मूल्यों से समझौता करना, उपलब्ध संसाधनों से रक्त आदान की प्रक्रिया शुरू करना और इस बीच पास के ब्लड बैंकों से रक्त की व्यवस्था करना या किसी मोबाइल ब्लड बैंक वैन को मौके पर बुलाना। गुण: पेशेवर नैतिकता के साथ साथ कानूनी कर्तव्य दोनों के गुण दिखाना, मानव जीवन को बचाने के लिए त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करना, रक्त आदान की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और स्वयं सेवकों को उचित माध्यम से रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोष: रक्त आदान प्रक्रिया में देरी गर्भवती महिला और अजन्मे बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकती है। निकटवर्ती रक्त बैंकों से रक्त की व्यवस्था करने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बचाव प्रयासों को बाधित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़े हित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध। उपलब्ध संसाधनों के साथ प्रक्रिया शुरू करना और मरीज को एम्बुलेंस में नजदीकी जिला अस्पताल में रेफर करना। गुण: नवजात शिशु के लिए उचित चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर ज्यादा फोकस। दोष: ऐसी गंभीर स्थिति में मरीज को रेफर करने पर काफी जोखिम रहता है। इस स्थिति में कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका विकल्प 2 होगा, क्योंकि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ इष्टतम तरीके से किया जाता है। ब्लड बैंक मोबाइल वैन को बचाव स्थल पर बुलाने से घायलों और भूस्खलन प्रभावित लोगों के इलाज में भी मदद मिलेगी। निष्कर्ष: ऐसी स्थितियों में कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए अच्छा करने के नैतिक सिद्धांतों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिविल सेवकों को त्वरित प्रतिक्रिया के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मिश्रण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 9। शनिवार की शाम 9 बजे संयुक्त सचिव रशिका अपने कार्यालय में अब भी अपने काम में व्यस्त थी। उसके पति विक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यपालक हैं और अपने काम के सिलसिले में अक्सर वे शहर से बाहर रहते हैं। उनके 2 बच्चे 5 और 3 वर्ष के हैं, जिनकी देखभाल घरेलू सहायिका द्वारा होती है। रशिका के उच्च अधिकारी श्रीमान सुरेश ने उसे शाम 9:30 बजे बुलाया और उन्होंने मंत्रालय की बैठक में चर्चा होने वाले किसी जरूरी मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के लिए कहा। उसे लगा कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिए उसे रविवार को काम करना होगा। वो स्मरण करती है कि कैसे वो इस पोस्टिंग के प्रति उत्सुक थी और इसे हासिल करने के लिए उसने कई महीने देर तक काम किया था। उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था।
उसे महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया है और आवश्यक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि अभी पिछले महीने में उसे अपने बीमार बच्चे को आया की देखभाल में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे दफ्तर में काम करना था। अब उसे लगता है कि उसे एक रेखा खींचनी चाहिए जिसमें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों की तुलना में प्रथमतः निजी जिंदगी को महत्व मिलना चाहिए। वो सोचती है कि समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, कर्तव्य के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा जैसी कार्य नैतिकता की समुचित सीमाएं होनी चाहिए। ए, इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी, महिलाओं के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्य परिवेश मुहैया कराने के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए कम से कम 4 कानूनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सी, कल्पना कीजिए कि आप भी ऐसी स्थिति में हों। आप उक्त कामकाजी परिस्थितियों को हल्का करने के लिए क्या सुझाव देंगे? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर: केस अध्ययन एक संयुक्त सचिव रशिका द्वारा सामने की जाने वाली नैतिक दुविधा को प्रस्तुत करता है, जो अपने पेशेवर कर्तव्यों और एक पत्नी और मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। ये नैतिक पहेली कार्य नैतिकता, सामाजिक दायित्वों और संतुलित कार्य जीवन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रतिबिंब को प्रेरित करती है। ए, मामले में शामिल नैतिक मुद्दे: व्यक्तिगत जीवन बनाम व्यावसायिक जीवन संतुलन, बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव, लैंगिक न्याय का मुद्दा, क्योंकि उनके पति अक्सर शहर से बाहर रहते हैं जिससे उन्हें दोहरा बोझ संभालना पड़ता है, कार्यालय की कार्य संस्कृति जो परिवार के साथ बिताए गए गुणवत्तापूर्ण समय से समझौता करने की मांग करती है, कामकाजी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि रशिका ने महसूस किया, वे दोनों स्तरों व्यक्तिगत और व्यावसायिक पर अधूरापन महसूस करती है। बी, कानून जो सरकार द्वारा स्वस्थ, सुरक्षित और प्रदान करने के संबंध में बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए न्यायसंगत कार्य वातावरण, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। संविधान के अनुच्छेद 39 में परिकल्पना की गई है कि राज्य अन्य बातों के अलावा अपनी नीति को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। पृष्ठ संख्या 120। इस संवैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करने और रोजगार के मामले में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 2017 में संशोधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य पर ऐसा करने का दायित्व डालता है। काम की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान सुनिश्चित करता है। पहले 2 बच्चों की डिलीवरी के लिए 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश, 12 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी, गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह की छुट्टी, क्रच सुविधा का प्रावधान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध अधिनियम 2013। ये अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान: धारा 4 एक आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी की स्थापना का प्रावधान करती है। यदि किसी कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मचारी हैं तो आईसीसी स्थापित करना मुश्किल है। उस स्थिति में शिकायतें जिला स्तर पर स्थापित स्थानीय शिकायत समिति एलओसी में दर्ज की जा सकती हैं। धारा 9 के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। धारा 19 के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ओरिएंटेशन, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और शिकायतकर्ता को पुलिस शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनने पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कृत्यों में शामिल होने के दंडात्मक परिणामों, आईसीसी की संरचना और पीड़ित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का विवरण प्रदर्शित करना आवश्यक है। कारखाना अधिनियम 1948। इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय प्रदान करना है। यद्यपि ये लिंग तटस्थ कानून है, इसमें महिला श्रमिकों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। महिलाओं के लिए दरवाजे के साथ अलग शौचालय और वॉशरूम होने चाहिए। यदि किसी कारखाने में 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, तो नियोक्ता को श्रमिकों के बच्चों के लिए शिशु गृह उपलब्ध कराना होगा। महिलाओं से निर्धारित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठवाया जा सकता। महिलाओं से किसी चलती मशीन को साफ करने या तेल लगाने का काम नहीं कराया जा सकता। महिलाओं से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। महिलाओं को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अवश्य मिलनी चाहिए। महिलाओं से लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। महिलाओं से सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम कराया जा सकता है। राज्य सरकार किसी भी कारखाने या समूह या कारखानों के वर्ग को छूट दे सकती है, लेकिन किसी भी महिला को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सी, ऐसी कामकाजी परिस्थितियों को कम करने के लिए मैं जो सुझाव दूंगा। पति को सुझाव: बच्चों के पालन पोषण के प्रति जिम्मेदारियां बांटना। कर्मचारियों को लचीले कामकाजी घंटे प्रदान करें ताकि वे कार्य जीवन संतुलन का प्रबंधन कर सकें। असाधारण परिस्थितियों में बच्चों को कार्यस्थल पर अनुमति देना। लैंगिक भेदभावपूर्ण कार्यभार वितरण से बचना। रशिका को सुझाव: व्यावसायिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन के उच्चतम स्तर पर सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय करें। निजी जीवन बनाम व्यावसायिक जिम्मेदारियों की दुविधा से बाहर निकलने के लिए परिवार के सदस्यों, पति से बातचीत करना। निष्कर्ष: महिलाओं को पारिवारिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग महसूस किए बिना अपनी व्यावसायिक क्षमता में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। प्रश्न संख्या 10। विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। पिछले 3 वर्ष में उनका ये 6ठा तबादला है। उनके साथ ही उनके विशाल ज्ञान, मिलनसारिता और ईमानदारी को स्वीकार करते हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चला। निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेजों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं, जिसमें अध्यक्ष QMR टायरों की आपूर्ति के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद को याद है कि अध्यक्ष ने QMR टायरों के लंबित बिलों को तेजी से निपटाने का काम किया था। विनोद बोर्ड सदस्य से पूछते हैं कि वे अपने पास मौजूद तथा कथित ठोस सबूतों के साथ अध्यक्ष को बेनकाब करने से क्यों कतरा रहे हैं। सदस्य उन्हें सूचित करते हैं कि अध्यक्ष ने उनकी धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर विनोद खुद अध्यक्ष को बेनकाब करेंगे तो उन्हें पहचान और जनता का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा वे विनोद से कहते हैं कि एक बार उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो विनोद की पेशेवर वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भंडाफोड़ किया तो उसे दंडित किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल के सत्ता में आने की बेहतर संभावना है।
हालांकि उन्हें ये भी एहसास है कि बोर्ड सदस्य अपने राजनीतिक लाभों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। बी, उपर्युक्त मामले के आलोक में नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। पृष्ठ संख्या 121। उत्तर, इस मामले में विनोद के पास उपलब्ध विकल्पों में शामिल है। विकल्प 1, बोर्ड सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अध्यक्ष को बेनकाब करना या कार्रवाई करना। गुण, यदि भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो ये निगम के हित में हो सकता है। जब नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो भले ही वो ऐसा न चाहता हो, उसका पक्ष लिया जा सकता है। दोष, ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हो सकता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि चेयरमैन रिश्वतखोरी में शामिल है, लेकिन ठोस सबूत के बिना इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि विनोद विपक्षी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें तुरंत ट्रांसफर मिल सकता है। विकल्प 2, स्थिति में हस्तक्षेप करने से इनकार करना और बोर्ड सदस्य से स्वयं वीडियो उजागर करने के लिए कहना। गुण, ये उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पड़ने से बचाता है ताकि वो वास्तव में संस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके, तत्काल स्थानांतरण नहीं। दोष, ये एक जटिल स्थिति से निपटने में विनोद की अक्षमता को दर्शाता है क्योंकि वो उस मुद्दे पर ध्यान देने के अपने कर्तव्य से भाग रहा है जो संस्था के सर्वोत्तम हित के खिलाफ है। सत्ता में आने पर विपक्षी दल उन्हें तबादले की सजा दे सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहा है या उससे डर रहा है। विकल्प 3, वरिष्ठों की स्थिति के बारे में सूचित करना, जैसे महासचिव प्रशासन, और तदनुसार कार्य करना क्योंकि अध्यक्ष एक राजनीतिक नेता है। गुण, चूंकि राजनीतिक नेता इसमें शामिल है, ये विकल्प उसे अधिक व्यवहारिक समाधान प्रदान कर सकता है और संस्था का चेहरा बचा सकता है। नौकरशाही के बीच विनोद की प्रतिष्ठा बरकरार है। दोष, पुनः जटिल परिस्थितियों से निपटने में विनोद की अक्षमता को दर्शाता है। वरिष्ठों के समाधान का पालन करना पड़ सकता है, भले ही वो निगम के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध हो। विकल्प 4, वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और उसके लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक विस्तृत जांच खोलना, फिर संस्था के नियमानुसार चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई या प्रदर्शन करना। गुण, ये तटस्थता और निष्पक्षता के सिविल सेवा मूल्यों के अनुरूप है। साक्ष्य एकत्र करना और उसके अनुसार कार्रवाई करना निगम के सर्वोत्तम हित में है। जनता का भरोसा है क्योंकि हर कार्रवाई साक्ष्य पर आधारित होती है। दोष, फिर भी विनोद को विरोधी दल का पक्ष लेते हुए देखा जा सकता है। निगम से स्थानांतरण, निगम को विनोद जैसा ईमानदार सिविल सेवक खोना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ विकल्प 4, ये सबसे अच्छा विकल्प लगता है क्योंकि जो भी आरोप आते हैं, एक सिविल सेवक का कर्तव्य है कि वो गहराई में जाए और जुड़े तथ्यों की जांच करे, क्योंकि ये संस्था में भ्रष्टाचार के संबंध में है। ये सच है कि तबादले से उन्हें सजा मिल सकती है, लेकिन विनोद के रिकॉर्ड को देखें तो उनके लिए तबादले कोई नई बात नहीं है। उन्हें खुशी होगी कि उनके मूल्य और विवेक पवित्र बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने निगम और जनता के सर्वोत्तम हित में काम किया। बी, नौकरशाही का राजनीतिकरण उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें नौकरशाही राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती है और इसका उपयोग सत्तारूढ़ दल या राजनीतिक नेतृत्व के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नौकरशाही का राजनीतिकरण तटस्थता और निष्पक्षता के नैतिक सिद्धांतों को कमजोर करता है जो नौकरशाही के कार्य का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं और इससे भ्रष्टाचार, अक्षमता में वृद्धि तथा जवाबदेही में कमी हो सकती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों में शामिल है भ्रष्टाचार।
जिन नौकरशाहों को राजनीतिक विचारों के आधार पर नियुक्त किया जाता है वे अक्सर बनाने या अपने राजनीतिक आकाओं के हितों की सेवा के लिए करते हैं। इससे नौकरशाही में जनता के विश्वास में कमी आती है और सरकार के लिए नीतियों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। यदि विनोद अपने विकास के लिए केवल बोर्ड सदस्य के वादों के आधार पर कार्रवाई करता है तो ये भ्रष्टाचार है और तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है। अकुशलता। जिन नौकरशाहों को राजनीतिक विचारों के आधार पर नियुक्त किया जाता है उनमें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता का अभाव हो सकता है। इससे देरी, लागत में वृद्धि और नीतियों और कार्यक्रमों का खराब कार्यान्वयन हो सकता है। अगर विनोद निगम के हित में चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो भी वो चेयरमैन और बोर्ड सदस्य के बीच की राजनीतिक लड़ाई में फंस सकते हैं। ये विनोद को निगम के अन्य विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। निरंतरता का अभाव। नौकरशाहों का बार बार स्थानांतरण और पोस्टिंग, जिसे अक्सर नौकरशाहों को उनकी राजनीतिक निष्ठा के आधार पर पुरस्कृत या दंडित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता को कमजोर करता है। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सामंजस्य की कमी हो सकती है, जो देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। विनोद जो भी कदम उठाएंगे, प्रतिद्वंदी पार्टी से उनके तबादले का खतरा मंडरा रहा है। पृष्ठ संख्या 122। नव प्रवर्तन की कमी। जो नौकरशाह अपने राजनीतिक आकाओं के हितों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे जोखिम लेने या नव प्रवर्तन करने में झिझक सकते हैं। इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में रचनात्मकता और नवीनता की कमी हो सकती है। विनोद जो भी कार्रवाई करेंगे, इस बात की संभावना है कि उनकी पहल का निगम के सदस्यों द्वारा विरोध किया जाएगा, जो हारने वाली पार्टी के समर्थक हैं। इससे विनोद को कोई नई पहल शुरू करने से रोका जा सकता है। विश्वास की कमी। जब नागरिकों को लगता है कि नौकरशाहों की नियुक्ति राजनीतिक विचारों के आधार पर की जाती है और वे उनके सर्वोत्तम हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग हो सकते हैं। इससे सरकारी संस्थानों में विश्वास की कमी हो सकती है और देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब विनोद अपनी तटस्थता के बावजूद इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में फंस जाते हैं, तो निगम के सदस्य और जनता उन्हें उन पार्टियों में से एक से जुड़ा हुआ मान सकती है, जिन्हें उनके कार्यों के कारण लाभ मिलता है। निष्कर्ष। भारत में नौकरशाही के राजनीतिकरण का देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। चयन प्रक्रिया को मजबूत करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने और नागरिक समाज को मजबूत करने से भारत में नौकरशाही के राजनीतिकरण को कम करना और शासन की अधिक कुशल, जवाबदेह और प्रभावी प्रणाली का निर्माण करना संभव है। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपके प्रभाग के मुख्य आर्किटेक्ट, जो 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसका सफल समापन उनके बचे हुए जीवन में एक स्थायी प्रतिष्ठा हासिल करेगा। मैनचेस्टर आर्किटेक्चर स्कूल यूके से प्रशिक्षित एक नई महिला आर्किटेक्ट सीमा ने आपके प्रभाग में बतौर वरिष्ठ आर्किटेक्ट कार्यभार संभाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में विवरण देने के दौरान सीमा ने कुछ सुझाव दिए, जो न केवल प्रोजेक्ट में मूल्य वृद्धि करेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट की समापन अवधि भी घटा देंगे। इससे मुख्य आर्किटेक्ट असुरक्षित हो गए और सारा श्रेय सीमा को प्राप्त होने की उन्हें लगातार चिंता होने लगी। नतीजतन उसने सीमा के प्रति एक निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार अपना लिया, जो सीमा के लिए अपमानजनक हो गया। सीमा उलझन में पड़ गई, क्योंकि मुख्य आर्किटेक्ट उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो अक्सर दूसरे सहयोगियों के सामने सीमा को गलत ठहराते हैं और उससे ऊंची आवाज में बात करते। इस लगातार उत्पीड़न से सीमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खोने लगी। वो लगातार तनाव, चिंता और दबाव महसूस करती। ऐसा प्रतीत हुआ कि
सीमा मुख्य आर्किटेक्ट से डर भरे विस्मय में थी, क्योंकि वो एक लंबे समय से कार्यकाल में थे और उनके पास इस कार्यक्षेत्र में व्यापक अनुभव था। सीमा की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और पूर्व संस्थाओं में करियर रिकॉर्ड से आप अवगत हैं। हालांकि आपको डर है कि इस उत्पीड़न से सीमा को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अत्यंत आवश्यक योगदान पर समझौता करना पड़ सकता है और ये उसकी भावात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने समकक्ष लोगों से भी पता चला है कि वो त्यागपत्र देने के बारे में सोच रही है। ए, उपर्युक्त मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? बी, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने के लिए आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? सी, सीमा की दुर्दशा के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? संस्था में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर ए, इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे: शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग। सीमा को परेशान करने और उसका अपमान करने के लिए मुख्य वास्तुकार द्वारा अपने अधिकार के पद का दुरुपयोग शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है, जो अनैतिक है। स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में विफलता। मुख्य वास्तुकार का व्यवहार प्रतिकूल कार्य वातावरण में योगदान देता है, जो केवल सीमा ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों की भलाई और प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रतिशोध का डर। सीमा का मुख्य वास्तुकार की प्रतिक्रिया का डर और उत्पीड़न के कारण इस्तीफा देने का विचार कर्मचारियों के प्रतिशोध के डर के बिना कदाचार की रिपोर्ट करने में असमर्थ महसूस करने के नैतिक मुद्दे को उजागर करता है। परियोजना की सफलता से समझौता। मुख्य वास्तुकार का व्यवहार सीमा के मूल्यवान योगदान को दबाकर परियोजना के सफल समापन को खतरे में डालता है, जिससे परियोजना के परिणामों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। लिंग आधारित पूर्वाग्रह। यदि ये निर्धारित किया जाता है कि मुख्य वास्तुकार के कार्य लिंग पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं, तो ये कार्यस्थल में लिंग भेदभाव और समानता से संबंधित नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। संगठनात्मक संस्कृति। मामला संगठन की संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से इस संबंध में कि ये संघर्षों से कैसे निपटता है और विविधता और समावेशन का समर्थन करता है। एक नैतिक संगठन को एक सकारात्मक संस्कृतियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो कर्मचारियों के बीच सहयोग, सम्मान और समानता को बढ़ावा दे। व्यावसायिकता से समझौता। मुख्य वास्तुकार के कार्य गैर पेशेवर हैं और कार्यस्थल में अपेक्षित व्यावसायिकता और अखंडता से समझौता करते हैं। बी, मेरे लिए उपलब्ध विकल्प। विकल्प 1, मध्यस्थता और संघर्ष समाधान। गुण संघर्ष को सीधे संबोधित करता है और संभावित समाधान को बढ़ावा देता है। खुले संचार और समझ को प्रोत्साहित करता है। दोष समाधान तक पहुंचने में समय लग सकता है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है। पृष्ठ संख्या 123। विकल्प 2, सीमा के लिए सहायता और परामर्श प्रदान करना। गुण सीमा की भावनात्मक भलाई को संबोधित करता है और उसे आवश्यक सहायता प्रदान करता है। अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। सीमा को अपना आत्मविश्वास वापस पाने और परियोजना में योगदान देना जारी रखने में मदद मिल सकती है। दोष मुख्य वास्तुकार के व्यवहार को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता। भविष्य में उत्पीड़न की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। अगर उत्पीड़न जारी रहा तो सीमा अब भी इस्तीफे पर विचार कर सकती है। विकल्प 3, मुख्य वास्तुकार से सीधे सामना करना। गुण स्पष्ट संदेश देता है कि उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा की कामकाजी परिस्थितियों में तत्काल सुधार हो सकता है। दोष अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो विवाद बढ़ सकता है। मुख्य वास्तुकार के व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित
नहीं किया जा सकता है। विकल्प 4, सीमा को उत्पीड़न के मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना। गुण सीमा को स्थिति पर नियंत्रण रखने और अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार देता है। औपचारिक शिकायतों या कानूनी कार्रवाइयों के मामले में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोष तत्काल संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता है या कामकाजी परिस्थितियों में सुधार नहीं हो सकता। इससे सीमा पर भावनात्मक रूप से तनाव बढ़ सकता है और उस पर बोझ पड़ सकता है। उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से निपटने की आवश्यकता है। विकल्प 5, सीमा के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना। गुण सीमा को प्रोजेक्ट पर रोकने और अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोष मुख्य वास्तुकार के व्यवहार को सीधे संबोधित नहीं करता है और कामकाजी संबंधों में सुधार नहीं कर सकता है। विकल्प 7, कानूनी सलाह लेना और औपचारिक कार्रवाई करना। गुण एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। दोष ये विभाग के भीतर कामकाजी रिश्तों और मनोबल को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है और इसलिए इसकी प्रतिकूल प्रकृति के कारण इसे अंतिम उपाय माना जाना चाहिए। सी, सीमा की दुर्दशा पर मेरी प्रतिक्रिया। सीमा की दुर्दशा के जवाब में मेरी तत्काल कार्रवाई ये होगी कि मैं अपनी चिंता और समर्थन व्यक्त करने के लिए उसके साथ एक निजी बैठक करूं। मैं उसके योगदान और योग्यताओं को मान्य करूंगा, उसे उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के लिए संगठन की प्रतिबद्धता का आश्वासन दूंगा और उसकी भलाई के लिए भावनात्मक समर्थन और संसाधन प्रदान करूंगा। इसके साथ ही मैं मुख्य वास्तुकार से बात करके उसके व्यवहार के बारे में तुरंत पता लगाऊंगा और उसके बाद सीमा के साथ नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करूंगा। समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निवारक उपायों और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह पर विचार किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा के अधिकारों की रक्षा की जाए और भविष्य में उत्पीड़न को रोका जाए। निवारक उपाय जो मैं करने जा रहा हूं उनमें शामिल हैं संगठन के भीतर एक सख्त आचार संहिता और उत्पीड़न विरोधी नीति विकसित करना और लागू करना, सम्मान, समावेशिता और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देना जहां सभी कर्मचारियों को महत्व दिया जाए। कर्मचारियों, विशेषकर नेताओं और प्रबंधकों को संघर्ष समाधान, विविधता और समावेशिता में प्रशिक्षित करना। कार्यस्थल संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए खुले और पारदर्शी संचार चैनलों को प्रोत्साहित करना। संभावित मुद्दों की तुरंत पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए कार्यस्थल के माहौल की नियमित रूप से निगरानी और आकलन करना। सुनिश्चित करना कि पदोन्नति और मान्यता योग्यता पर आधारित हो और व्यक्ति पूर्वाग्रहों से प्रभावित न हो। सहकर्मियों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देते हुए ज्ञान और अनुभव के हस्तांतरण की सुविधा के लिए परामर्श कार्यक्रम स्थापित करना। प्रश्न संख्या 12। सरकार के एक मंत्रालय में आप जिम्मेदार पद पर हैं। एक दिन सुबह आपके 11 वर्ष के बेटे के स्कूल से फोन आया कि आपको प्रिंसिपल से मिलने आना है। आप स्कूल गए और आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि जिस समय कक्षाएं चल रही थी उस समय आपका बेटा मैदान में बेमतलब घूमता हुआ पाया गया था। कक्षा शिक्षक आपको बताते हैं कि आपका बेटा इधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देता है। वो हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने से असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले आते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ बेटे के बदलते व्यवहार के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बार बार मनाने के बाद आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख और मेंढक कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं, लेकिन आपसी मामले को शांत रहने देने की विनती करता है। कुछ दिनों बाद एक खेल आयोजन के दौरान जहां आप और आपकी पत्नी अपने बेटे को खेलते हुए देखने गए थे,
आपके एक सहकर्मी का बेटा आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे का व्यंग्य चित्र बनाया है। इसके अलावा वो उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे थे। आप जानबूझकर अपने बेटे के साथ उनके पास से गुजरते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन सोशल मीडिया पर आपको आपके बेटे को और यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाला एक वीडियो मिलता है जिसमें कहा गया है कि आप खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपके मित्रों और सहकर्मियों ने पूरा विवरण जानने के लिए आपको फोन करना शुरू कर दिया। आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी जिसमें पृष्ठभूमि दी जाए और बताया जाए कि मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट किया जिसे आपने खेल आयोजन के दौरान बनाया था, जिसमें संभावित गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई थी जो आपके बेटे की परेशानी के लिए जिम्मेदार थे। आपने ये भी बताया है कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को सामने लाने का प्रयास किया है। उपर्युक्त केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी, अपने परिवार के खिलाफ फर्जी प्रचार का मुकाबला करने के लिए तथ्यों को सामने रखने हेतु आपके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। पृष्ठ संख्या 124। उत्तर ए, वर्तमान मामले के अध्ययन के संदर्भ में सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दे। साइबर बुलिंग और उत्पीड़न। छात्रों द्वारा व्हाट्सएप पर और व्यक्तिगत रूप से नायक के बेटे का मजाक उड़ाने की प्रारंभिक घटना साइबर बुलिंग और उत्पीड़न के बारे में चिंता पैदा करती है। ये नैतिक रूप से समस्याग्रस्त है जब व्यक्ति दूसरों, विशेषकर नाबालिगों को निशाना बनाने और उन्हें अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। गोपनीयता और गरिमा। नायक के बेटे का वीडियो जो सहमति के बिना बनाया गया था और उसका उपहास करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसकी गोपनीयता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। बिना सहमति के ऐसी सामग्री ऑनलाइन साझा करना नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। झूठे आरोप। खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से धमकाने के नायक पर झूठा आरोप लगाने वाला वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने और निराधार आरोप लगाने के नैतिक मुद्दे पर प्रकाश डालता है। झूठे आरोप प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वास्तविक जीवन में इसके परिणाम हो सकते हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग। ये मामला धमकाने, अफवाहें फैलाने और दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मंच के रूप में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रेखांकित करता है। ये जिम्मेदार और नैतिक ऑनलाइन व्यवहार के बारे में नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। जिम्मेदारी और जवाबदेही। स्थिति को स्पष्ट करने और संभावित अपराधियों की पहचान करने के लिए एक जवाबी वीडियो पोस्ट करना झूठे आरोपों को संबोधित करने और किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये ऑनलाइन हमलों का जवाब देते समय व्यक्तियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है। वीडियो कैप्चर करने में गोपनीयता और सहमति। सार्वजनिक सेटिंग में व्यक्तियों के वीडियो कैप्चर और पोस्ट करते समय गोपनीयता और सहमति से संबंधित नैतिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑनलाइन सामग्री साझा करते समय व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। बच्चों पर प्रभाव। ये मामला विशेष रूप से बच्चों पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करता है। ये डिजिटल युग में युवा व्यक्तियों की सुरक्षा और समर्थन करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। सोशल मीडिया शिक्षा। मामला जिम्मेदार और नैतिक सोशल मीडिया उपयोग के बारे में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देता है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए
डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना आवश्यक है। बी, मेरे परिवार के खिलाफ फर्जी प्रचार का मुकाबला करने के लिए तथ्यों को सामने लाने के लिए मेरे द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के फायदे और नुकसान। गुण, तत्काल प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया झूठे आरोपों को संबोधित करने और कहानी का मेरा पक्ष प्रदान करने के लिए त्वरित और सीधी प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। ये गलत सूचना को आगे फैलाने से पहले उसका मुकाबला करने में मदद कर सकता है। समर्थन और एकजुटता। कहानी का अपना पक्ष सोशल मीडिया पर साझा करने से मित्रों, सहकर्मियों और ऑनलाइन समुदाय से समर्थन और एकजुटता प्राप्त होगी, जो भावनात्मक रूप से आश्वस्त करने वाली हो सकती है। पारदर्शिता। तथ्यों और सबूतों के साथ एक काउंटर वीडियो पोस्ट करना पारदर्शिता प्रदर्शित करता है और दोस्तों, सहकर्मियों और ऑनलाइन समुदाय के बीच किसी भी गलतफहमी या संदेह को दूर करने में मदद कर सकता है। प्रतिष्ठा की रक्षा करना। झूठे आरोपों के मामलों में सोशल मीडिया का उपयोग करना मेरे परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का एक सक्रिय तरीका हो सकता है, खासकर जब प्रतिष्ठा को नुकसान हो। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जागरूकता। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा करके मैं झूठी जानकारी फैलाने और साइबर बुलिंग के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता हूं। दोष, अतिरिक्त ध्यान देना। जवाबी वीडियो पोस्ट करने से झूठे आरोपों पर और अधिक ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिक लोग नकारात्मक सामग्री को देखने और साझा करने के लिए प्रेरित होंगे। ऑनलाइन उत्पीड़न। सोशल मीडिया पर शामिल होने से उन लोगों द्वारा ऑनलाइन उत्पीड़न या ट्रोलिंग को आमंत्रित किया जा सकता है जो असहमत हैं या स्थिति को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। गोपनीयता संबंधी चिंताएं। व्यक्तिगत विवरण या पारिवारिक मामलों को सोशल मीडिया पर साझा करने से गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मेरे परिवार को ऑनलाइन जांच के दायरे में लाता है। गलत व्याख्या। संदर्भ और साक्ष्य प्रदान करने के मेरे प्रयासों के बावजूद मेरे संदेश की अभी भी गलत व्याख्या की जा सकती है या उसे विकृत किया जा सकता है, जिससे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। वृद्धि। किसी सार्वजनिक ऑनलाइन विवाद में उलझने से स्थिति सुलझने के बजाय और बढ़ सकती है, क्योंकि ये आगे पीछे के आदान प्रदान और शत्रुता को बढ़ावा दे सकता है। उचित व्यवहार। मेरे सोशल मीडिया प्रतिक्रिया में इस्तेमाल किए गए लहजे और दृष्टिकोण के आधार पर ये मेरे बच्चे के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है कि ऑनलाइन विवादों को कैसे संबोधित किया जाए, जिस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस स्थिति में झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना एक वैध दृष्टिकोण हो सकता है, यदि इसे सोच समझकर पारदर्शी और जिम्मेदारी से किया जाए। हालांकि मेरे परिवार की भावनात्मक भलाई और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जोखिमों के मुकाबले संभावित लाभों को तोलना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त व्यापक समाधान सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन समाधान तलाशना, जैसे कि स्कूल अधिकारियों और संबंधित बच्चों के माता-पिता के साथ समस्या का समाधान करना भी आवश्यक हो सकता है। पृष्ठ संख्या 125।